हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं आर के सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पीआर एजुकेशन में आप लोगों का फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम आपके सामने 10th क्लास का अध्याय टू को लेकर आए हैं, यानी कि अध्याय दूसरा होगा और लेक्चर नंबर ये तीसरा होगा। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे वन एवं वन्य संसाधन, यानी कि कंप्लीट अध्ययन इसका करेंगे हम लोग। और ये ऐसा टॉपिक है बच्चों कि बहुत सारे बच्चों को, जी हाँ, हमको लगता है 99% बच्चों को इसमें कन्फ्यूजन रहता ही रहता है। तो आज हम उस टॉपिक को इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने पेश कर रहे हैं और आज के बाद इस टॉपिक में आपका कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और आज हम इसकी कंप्लीट स्टडी करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि इस चैप्टर का नाम है वन एवं वन्य जीव संसाधन और अध्याय 2 है, यानी कि एक्सरसाइज 2 है ये। अब देखिए, भारत में विश्व की सारी उपजातियों का लगभग यानी कि 8% संख्या हमारे देश भारत में पाई जाती है और हमारे देश में लगभग 81,000 जीव उपजातियां, यानी कि जीवों की उपजातियां जो है 81,000 पाई जाती है तथा 47,000 वनस्पतियों की उपजातियां पाई जाती है। इस प्रकार से अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। यहाँ लगभग 10% वनस्पति और 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है। जी हाँ, लुप्त होने का मतलब कि यहाँ से समाप्त होने का खतरा है, यानी कि उन पर कब ये खत्म हो जाएंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो आइए उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अगला है कुल भौगोलिक क्षेत्र का, यानी कि भारत का जितना भौगोलिक क्षेत्र है, यानी कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है, यानी कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 19.39%, जी हाँ, कितना 19.39% वन जो है वन आवरण है, यानी कि वन उस पर फैला हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं IUCN, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार जातियों का वर्गीकरण, यानी कि IUCN जो है एक संस्था है जिसके द्वारा जातियों का वर्गीकरण किया गया है यहाँ पे। अब देखिए, सामान्य जातियां मतलब कि नॉर्मल स्पेसीज। अब देखिए, जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, यानी कि ये वैसी जातियां हैं जो जीवित रहने के लिए समान है, यानी कि ये लुप्त होने की अभी इनकी संभावना नहीं है। जैसे पशु है, साल का वृक्ष है, चीड़ है, ये वृक्ष है, तो ये इनके अभी समाप्त होने की कोई संभावना नहीं है। अब देखिए, संकटग्रस्त जातियां, यानी कि इंडेंजर्ड स्पेसीज, यानी कि ये वैसी जातियां हैं जो कि लुप्त होने के कगार पे हैं। अब देखिए, जिनके लुप्त होने का खतरा है, यानी कि ये कभी भी लुप्त हो सकती हैं, जैसे काला हिरन। हालांकि काला हिरन जो है ये कभी भी समाप्त हो सकता है। आगे हम लोग देखते हैं या सुभेद जातियां स्पेस, ठीक है, वे जातियां जिनकी संख्या कम हो रही है, ये वैसी जातियां हैं कि जो कि उनकी संख्या जो है धीरे धीरे कम हो रही है। अगर इन पर ध्यान नहीं दिया गया, जी हाँ, अगर इस पर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगी, इनकी संख्या घट सकती है और संकटग्रस्त, आगे हम लोग देखेंगे कि संकटग्रस्त जातियां कौन से हैं, तो वो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो सकती है। जैसे नीली भेड़, गंगा डॉल्फिन, एशियाई हाथी। आप लोग जानते होंगे गंगा डॉल्फिन ये वैसी जगहों पर रहती हैं, यानी कि वैसे जल में रहती है कि जहाँ की पानी शुद्ध हो, यानी कि इसके रहने का मतलब है कि जहाँ पर ये पाई जाती हैं तो इसका मतलब है कि वहाँ का पानी एकदम शुद्ध है और इनकी जो है जातियाँ समाप्त होने के कगार पे है। तो इस पर ध्यान देने की बात है। अगला हम लोग देखते हैं दुर्लभ जातियाँ, यानी कि रेयर स्पेसीज। इनकी संख्या बहुत कम या सुभेद है, यानी कि इनकी जातियां जो है पहले से ही बहुत कम हो गई हैं और
अगर विषम परिस्थितियां नहीं बदलती, यानी कि इन पर विषम परिस्थिति जो है अगर नहीं बदला जाए तो ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ये भी ऐसी जातियां हैं कि जिनकी जातियां बहुत कम हो गई हैं। अगर इनकी विषम परिस्थितियों को नहीं बदला जाए तो इनके समाप्त होने के कगार पे आ सकती हैं। ठीक है, अब इसमें है हिमालयी भूरा भालू, एशियाई जंगली भैंस, मरुस्थलीय लोमड़ी और हॉर्नबिल, ये इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं स्थानिक जातियां, यानी कि इंडेमिक स्पेसीज, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्र में पाई जाने, यानी कि ये किसी खास क्षेत्र में पाई जाती हैं। ये इस प्रकार की जातियां हैं जिन्हें स्थानिक जातियां कहा जाता है, यानी कि खास क्षेत्र में पाई जाती हैं, पाई जाने वाली जातियां होती है। अंडमानी जंगली सुअर, अरुणाचल के मिथुन, निकोबारी कबूतर इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग देखते हैं आगे लुप्त जातियां, यानी कि एक्सटिंक्ट स्पेसीज, वे जातियां जो अपने आवास से, यानी कि देश से या प्रदेश से, या ये कह सकते हैं कि कोई कोई पृथ्वी से ही लुप्त हो गई हैं। जैसे एशियाई चीता है, गुलाबी सिर वाले बतख हैं, ये सब क्या है, तो ये लुप्त जातियां हैं, यानी कि ये लुप्त हो गई हैं। आप लोगों ने सुना होगा डायनासोर, डायनासोर भी किसी जमाने में थे लेकिन वो भी समाप्त हो गए हैं। तो यहाँ तक हमने देखा कि IUCN ने जातियों को, यानी कि उनके जातियों को वर्गीकरण किया है कि सामान्य जातियां क्या है, संकटग्रस्त जातियां क्या है, सुभेद जातियां क्या है, दुर्लभ जातियां क्या है, स्थानिक जातियां क्या है और लुप्त जातियां क्या है। अब हम लोग देखते हैं कि देखिए आगे मैंने लिख रखा है, सर्वप्रथम 1970 में बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता है, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में है, तथा वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, और वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में, द्वारा संकट से घिरे पादप प्रजातियों की एक सूची तैयार की गई। जी हाँ, यानी कि इन दोनों ने मिलकर एक ऐसी सूची तैयार की, पादप प्राणियों की प्रजातियों की सूची तैयार की, जिसे रेड डाटा बुक कहा जाता है। ठीक है, रेड डाटा बुक, यानी कि रेड डाटा बुक ऐसा बुक है जिसमें कि लुप्त प्राणियों की या जो लुप्त होने के कगार पे हैं उनको उस श्रेणी में रखा जाता है, उस बुक में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये कब किया गया है, 1970 में भारत में। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार। अब देखते हैं हम लोग वन एवं वन्य जीव संसाधनों के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला है आरक्षित क्षेत्र, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट में हम लोग देखते हैं क्या है, वन एवं वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए आरक्षित वनों को सबसे कीमती माना जाता है। ये जो है, यानी कहने का मतलब है कि वन जो है ये बहुत कीमती है। अब देखिए देश में आधे से अधिक वन क्षेत्र आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये इतना कीमती है कि इसलिए इसका संरक्षण देने के लिए इसको आरक्षित कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं सुरक्षित वन क्षेत्र, यानी कि प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, वन विभाग द्वारा वन नष्ट होने से बचाने के लिए इसकी सुरक्षा की जाती है। अगला है अवर्गीकृत वन, यानी कि अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अन्य सभी प्रकार के जंगल और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्ति और समुदाय को अधिकार में होते हैं। ये जो है इस प्रकार के भूमि जो है किसके, सरकार या किसी निजी व्यक्ति या फिर समुदाय के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, इसमें इस श्रेणी के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत वन्य जीवों को संरक्षित करने का कार्य किया गया है, यानी कि 1972 के बाद से हमारे यहाँ जीवों को, वन्य जीवों को संरक्षित करने का कार्य किया गया है, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के क्षेत्र घोषित किए गए हैं। आइए देखते हैं किस कौन कौन से क्षेत्र हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय उद्यान, जिसे नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। यह पूर्णतः सरकार के नियंत्रण में होता है, यानी कि ये ऐसा क्षेत्र होता है जो सरकार के अंतर्गत आता है और इस पर पूर्ण रूप से सरकार का अधिकार होता है। किसी भी प्रकार से मानव का प्रवेश पूर्णतः वर्जित है, यानी कि इसमें
कोई भी पब्लिक इसमें नहीं जा सकता है, यानी कि पूर्ण रूप से इसमें विराम लगाया जाता है कि कोई इसमें पब्लिक नहीं जा सकता है। तथा किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों पर रोक लगा होता है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का मानवीय गतियां नहीं हो सकती है, यानी कि कोई इस क्षेत्र से लकड़ी नहीं, ईंधन के लिए लकड़ी नहीं ले सकता है और न ही अपने पशुओं को चरा सकता है या अपनी आवास को भी इसके अंतर्गत नहीं बना सकता है। अगला है, आवास बनाने की अनुमति नहीं होती है। उद्योग तथा अन्य किसी भी क्रियाकलाप की अनुमति बिल्कुल नहीं होती है और इनकी संख्या जो है 105 है बच्चों। आगे हम लोग देखते हैं, इस प्रकार ने हमने समझा राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, यानी कि नेशनल पार्क। अब देखिए वन्य जीव अभयारण्य क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें निजी कार्यों की कुछ अनुमति होती है, यानी कि ये जो है उससे थोड़ा सा कुछ यहाँ पर ढिलाई दी जाती है, यानी कि निजी कार्यों की कुछ अनुमति होती है। आइए देखते हैं हम लोग। तथा इसके सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है, यानी कि इसमें हम लोग देखें कि वो उसका कुछ सीमा निश्चित रहता है कि इसके अंदर कोई नहीं जा सकता है या ना ही कोई क्रियाकलाप कुछ कर सकता है, लेकिन इसमें सीमा का निर्धारण स्पष्ट नहीं होता है। यदि यहाँ किसी प्रकार के पर्यावरणीय नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं होती, यानी कि इसमें यह भी थोड़ा सा है, लेकिन इसमें कुछ थोड़ी सी ढिलाई दी जाती है, लेकिन किसी भी प्रकार का पर्यावरणीय नुकसान करने की अनुमति नहीं दी जाती है। अब देखिए इनकी कुल संख्या कितनी है, तो 532 है। अब हम लोग देखते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। अब देखिए इस क्षेत्र पर ये जो है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इस क्षेत्र पर सरकारी नियंत्रण होता है। यह भी क्षेत्र कैसा होता है, जिस पर सरकार का नियंत्रण होता है। ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कहने का मतलब है कि ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, यानी कि इन दोनों को मिला, इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों को मिलाया भी जा सकता है, यानी कि इसके अंतर्गत आ सकते हैं। यह मुख्यतः एक पारिस्थितिकी तंत्र होता है, यानी कि ये जो है पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकता है, जिसके अंतर्गत कई राष्ट्रीय उद्यान, देखिए इसके अंतर्गत कई राष्ट्रीय उद्यान तथा कई वन्य जीव अभयारण्य को भी शामिल किया जा सकता है। अतः यह वनीय क्षेत्र का बड़ा भाग होता है, यानी कि इसका भी क्षेत्र बहुत विशाल होता है। अब देखिए इनकी कुल संख्या 18 है। जो पहला जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो है नीलगिरी है। अब देखिए अगला आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि राष्ट्रीय उद्यान क्या कहलाता है, यानी कि नेशनल पार्क, फिर वन्य जीव अभयारण्य क्या कहलाता है, फिर है जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि इसकी संख्या 105 होती है। फिर देखिए 532। हम लोग आगे देखते हैं कि उसको हम लोग बढ़िया तौर से समझते हैं कि देखिए यहाँ पर मैंने फिगर ये दे रखा है, तो ये जो है इसको हम लोग कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, यानी कि इसको इस गोला को मैंने बनाया है उसको 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है संक्रमण क्षेत्र। अब देखिए आवास बनाने तथा बाह्य तरह के किसी भी कार्य करने की अनुमति होती है, यानी कि इसमें यह ऐसा क्षेत्र होता है कि जिसमें कोई भी निजी कार्य जो है आप कर सकते हैं, इसमें उतनी कड़ाई नहीं रहती है। अगला है जो वो है बफर जोन। अब देखिए बफर जोन होता है आंशिक रूप से आवास बनाने में, यानी कि इसमें आंशिक रूप से आपको कुछ ढिलाई दी जाती है कि आप उसमें आवास बना सकते हैं, तथा निजी कार्य करने की अनुमति होती है, यानी कि इसमें भी आप कोई अपना कार्य कर सकते हैं, तथा किसी भी प्रकार के पर्यावरणीय नुकसान की अनुमति नहीं होती, यानी कि आप उसमें कोई निजी कार्य कर सकते हैं लेकिन पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए उसमें आप कोई काम कर सकते हैं। अगला है देखिए कोर क्षेत्र, यानी कि कोर क्षेत्र वैसा क्षेत्र होता है कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से अति महत्वपूर्ण और किसी भी प्रकार के मानवीय कार्यों की अनुमति नहीं होती है, यानी कि जैव विविधता के संरक्षण के दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र होता है और ये इसमें किसी भी प्रकार के मानवीय क्रियाकलाप करने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो ठीक है बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं
देखिए यहाँ पे मैंने जो कलेक्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, क्योंकि ये इसमें से आप लोग देखिएगा कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इसलिए इस मायने में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको देखते हैं बिना समय को गंवाए हुए। तो देखिए वन संरक्षण से संबंधित कुछ आंदोलन, ये आंदोलन जो भी मैंने कलेक्ट किया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस क्षेत्र में वन को बचाने के लिए या जैव विविधता को बचाने के लिए ये मतलब कि आंदोलन किए गए थे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन यानी कि ये 1973 में किया गया था और इसके प्रणेता थे श्री चंडी प्रसाद भट्ट और इनके सहायक के रूप में थे सुंदरलाल बहुगुणा, कामरेड गोविंद और गौरा देवी। यानी कि और ये कहाँ पे हुआ था, ये वर्तमान के उत्तराखंड में, जी हाँ ये कहाँ पे स्थित है, उत्तराखंड में है और वो है चमोली जिला के गोपेश्वर गांव एवं रेणी गांव से संबंधित है ये चिपको आंदोलन। ये आंदोलन क्या था, तो वहां पर वनों को बृहद पैमाने पे कटाई की जा रही थी। तो लेकिन वहां के लोगों ने क्या किया कि वो जाकर वन से यानी कि वन के पेड़ों से चिपक जाते थे और वो कहते थे कि अगर आपको पेड़ काटना होगा तो सबसे पहले हमें काटिए, उसके बाद आपको पेड़ काटना होगा। तो उसी समय से ये चिपको आंदोलन फेमस हुआ और सरकार को मजबूर होकर पेड़ों को काटने से रोक देना पड़ा, यानी कि रोक लगा देना पड़ा। तो ये है चिपको आंदोलन। इससे कई बार आप लोग देखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और देखिए सुंदरलाल बहुगुणा जो है टिहरी बांध आंदोलन के जनक भी कहे जाते हैं, यानी कि टिहरी में जब बांध बनाया जा रहा था तो इसका उन्होंने विरोध किया था। तो ये इस प्रकार से सुंदरलाल बहुगुणा जो है टिहरी बांध आंदोलन के ये जनक कहे जाते हैं। अब देखिए एपीको आंदोलन। एपीको आंदोलन जो हुआ था 1983 में हुआ था और इसके प्रणेता है पांडुरंग हेगड़े और ये कहाँ पे हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। तो इस मायने में आप लोग देखिएगा ये जो है उत्तर भारत का है चिपको आंदोलन और ये दक्षिण भारत का एपीको आंदोलन, और ये हुआ था 73 में और ये हुआ था 83 में। इसको याद रखिएगा बच्चों। अब देखिए बिश्नोई आंदोलन। बिश्नोई आंदोलन जो है ये इसके प्रणेता है संत जम्भो जी और ये कहाँ से संबंधित है, तो खिजड़ी गांव के बिश्नोई ने, यानी कि खिजड़ी गांव, जी हाँ कहाँ है खिजड़ी गांव, तो ये राजस्थान का एक गांव है और वहां के बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के साथ अपनी भी बलि दे दिया था। तो इसलिए ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चों। अब देखिए नर्मदा बचाओ आंदोलन, यानी कि ये कब हुआ था, तो 89 में और प्रणेता है मेधा पाटकर और सहायक के रूप में है इनके अरुंधति राय, बाबा आमटे एवं अनिल पटेल। यानी कि इन्होंने इनके सहायक के रूप में इस आंदोलन में भाग लिया। अब देखिए अगला है मिट्टी बचाओ आंदोलन, यानी कि मिट्टी बचाओ आंदोलन ये कहाँ पे हुआ था, तो होशंगाबाद। होशंगाबाद कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है और इसके प्रणेता थे बाबा आमटे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि मिट्टी बचाओ आंदोलन के प्रणेता कौन है, बाबा आमटे हैं और ये कहाँ पर हुआ था, तो होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। अब देखिए गंगा मुक्ति आंदोलन, यानी कि गंगा मुक्ति आंदोलन के प्रणेता है अनिल प्रकाश। अनिल प्रकाश जो कि भागलपुर बिहार में ये आंदोलन हुआ था, तो ये बिहार से संबंधित है बच्चों। अब देखिए पानी रोको आंदोलन। पानी रोको आंदोलन के प्रणेता है राजेंद्र सिंह, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये देखिएगा तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये हुआ था राजस्थान में। तो अगला देखते हैं हम लोग जंगल बचाओ आंदोलन। तो जंगल बचाओ आंदोलन कहाँ पे हुआ था, तो झारखंड के सिंहभूम जिला में ये जंगल बचाओ आंदोलन। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि चिपको आंदोलन किसे कहते हैं और इसके प्रणेता कौन है, एपीको आंदोलन क्या है और ये कहाँ पे हुआ था, बिश्नोई आंदोलन क्या है, उसके बाद नर्मदा बचाओ आंदोलन, मिट्टी बचाओ आंदोलन, गंगा मुक्ति आंदोलन, पानी रोको आंदोलन और जंगल बचाओ आंदोलन। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि संरक्षण से संबंधित यानी वनों के संरक्षण से संबंधित जो आंदोलन हुए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम हमेशा याद रखना है बच्चों। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख जैव विविधता सम्मेलन, यानी कि
ये तो थे भारतीय, लेकिन अब देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन कौन से इसको जैव विविधता को बचाने के लिए, यानी कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय किए गए, वहां पर हम लोग देखते हैं। तो पहला है पृथ्वी सम्मेलन, यानी कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, रियो डी जेनेरियो में हुआ था, और ये 1992 में हुआ था। फिर दूसरा बहमास सम्मेलन, ये कब हुआ था, तो 1994 में हुआ था। फिर एक कार्टागोना प्रोटोकॉल, ये कब हुआ था, 1999 में हुआ था। अब नगोया प्रोटोकॉल, यानी कि नगोया प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो ये 2010 में हुआ था। अब देखिए आइची लक्ष्य, आइची लक्ष्य मतलब आइची लक्ष्य क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। आइची लक्ष्य यानी कि ये जो आइची जो है, ये जापान का एक जगह है, तो वहां पर ये सम्मेलन किया गया था, और इसीलिए इसको नाम दिया गया है आइची लक्ष्य, यानी कि नगोया प्रोटोकॉल 2010 में हुआ था, उसी को आइची लक्ष्य के नाम से भी जानते हैं हम लोग। तो अब देखिए अगला है हैदराबाद जैव विविधता सम्मेलन, यानी कि 2012 में ये हुआ था भारत के हैदराबाद शहर में। अब देखिए कुछ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैंने कलेक्ट किया है। देखिए भारतीय वानिकी का पिता, यानी कि जी हाँ, भारतीय वानिकी का पिता किसे कहते हैं, तो डैंट्रिच वेंडिस को। अब देखिए भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, जो कि ब्रिटिश काल में, जी हाँ ब्रिटिश काल आप लोग जानते होंगे कि 1947 से पहले ये ब्रिटिश काल कहलाता था। वन नीति कब प्रकाशित की गई, ब्रिटिश काल ईस्वी में। तथा स्वतंत्र भारत की पहली वन रिपोर्ट कब प्रकाशित की गई, तो 1952 ईस्वी में। अब देखते हैं भारत में वन स्थिति रिपोर्ट को 1987 से, यानी कि भारत में वन स्थिति रिपोर्ट को 1987 से 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। कब कितने वर्षों के अंतराल पर की जाती है, तो 2 वर्षों के अंतराल पर। जैसे जनसंख्या का जो है ये प्रकाशन कब होता है, तो 10 वर्षों पर जनगणना की जाती है, तो इसी प्रकार से वनों का जो है रिपोर्ट जो है 2 वर्षों पर प्रकाशित की जाती है। अब देखिए 2019 में जो प्रकाशित की गई वन रिपोर्ट वो 16वीं थी। अब देखिए भारत में वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, इसको यहाँ पर जो भी चीज 2-3 चीजें हैं, इसको एकदम कंफ्यूजन करने वाली है, और इसको एकदम ध्यान से आज बैठा लीजिएगा, आज के बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए भारत में वनों एवं वृक्षों, इस बात को ध्यान देना है, वनों एवं वृक्षों से आच्छादित कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, यानी कि वन और वृक्ष मिलाकर कितना है, तो 24.56%। अब देखिए भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनावरण है, यानी कि इसमें वृक्ष को नहीं शामिल किया गया है, यानी कि ये वन जो है, वन कितना प्रतिशत पे है, तो 21.67% पे, तथा वृक्ष कितने हैं, वृक्षावरण कितना है, 2.89% है। तो इस प्रकार से अगला है सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, यानी कि ये भी देखिएगा कई बार पूछा जाता है कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य कौन से हैं, और सर्वाधिक प्रतिशत वाले, ये भी ध्यान में रखना है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले, यानी कि किस राज्य में वनों का क्षेत्रफल जो है अन्य राज्यों की अपेक्षा अधिक है, तो पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा का है अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है। अब देखिए सर्वाधिक वन प्रतिशत वाले राज्य, यानी कि उसके क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है, उस आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया। तो पहला है मिजोरम, जिसके 85.41% इसकी जो है वन पाए जाते हैं। फिर अरुणाचल प्रदेश, जिसका है कि 79.63% है। और अगला है मेघालय है, 76.33% यहाँ पे वन पाए जाते हैं। मेघालय, जी हाँ मेघालय को आप लोग जानते होंगे, जहाँ पे गारो, खासी और जयंतिया पाई जाती है, और वहीं पर विश्व का सबसे वर्षा वाला क्षेत्र, यानी कि मासिन राम जो, और इससे पहले जो था चेरापूंजी, ये दोनों वहीं पर मेघालय में ही स्थित है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं। अब देखिए वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, बहुत सारे राज्यों में देखा गया है कि वन का जो है प्रतिशत घट रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ राज्य जो हैं जिनकी वन प्रतिशत जो है बढ़ रहा है, जैसे कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश और केरल है। तो यहाँ पर जो है वनों का विस्तार हो रहा है। ठीक है। अब देखिए भारत में पर्यावरण संरक्षण के प्रयास, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और इसको याद रखना है, बहुत बार ये पूछा जाता है। तो भारत वन अधिनियम कब आया था? तो 1927 में। फिर है भारतीय वन्य जीव संरक्षण कब आया था? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? 1972 में। अब देखिए इसको 27 को पलट दीजिएगा तो 72 हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। फिर है टाइगर प्रोजेक्ट कब आया था? तो 1973 में। अब देखिए वन संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो 1980 में। फिर है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब आया था? तो 1985 में। फिर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब हुआ था? तो ये 1986 में, और उसी का संशोधित रूप उसमें कुछ संशोधित करके वो प्रकाशित किया गया था 1991 में। फिर है हाथी संरक्षण परियोजना, यानी कि हाथी संरक्षण परियोजना जो कब है? 1992 में। फिर है जैव विविधता अधिनियम, ये बहुत बार पूछा गया है बच्चों, जैव विविधता अधिनियम यानी कि 2002 में। अब देखिए गिद्ध संरक्षण अधिनियम, ये 2006 में। जानते होंगे कि गिद्ध जो है, आप लोग देखिएगा कि मैंने कुछ वर्षों की बात कर रहे हैं कि पहले तक गिद्ध जो है बहुत दिखाई देते थे, लेकिन आज उनकी संख्या जो है समाप्त होने के कगार पे है। और ये इसका मुख्य कारण क्या है कि दुधारू पशुओं को उनको दूध को बढ़ाने के लिए एक दवा दी जाती थी, जिसका देखिए यहाँ पे नाम लिखा है मैंने, डाइक्लोफेनॉक। वो दवा उनको दी जाती थी, और वो दवा पशु खाते थे, और पशु जब मरते थे तो उनके अवशेष ये गिद्ध खाते थे, और गिद्धों ने जब उनका अवशेष को खाया तो वो समाप्ति के कगार पर आ गए, और आज वे कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। तो इसको याद रखना है, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी दवा थी? डाइक्लोफेनॉक दवा थी जो। अगला है राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण कब हुआ था? तो 2009 में। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। दोस्तों मैं एक बार फिर आप लोगों से बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग टेट, सीटेट, एस्टेट या नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आप लोगों के लिए ही बनाया गया है बच्चों। और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन का भी तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए है। और मैं इतना बता दूं कि आप इस चैनल पे आपको इतना मिलने वाला है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं किए होंगे। जी हाँ, जितना इस चैनल पे देखिएगा कि एक वीडियो में जितना मटेरियल आपको मिल रहा है, तो वहाँ पे आप किसी भी यूट्यूब के चैनल पर देख लीजिएगा कि अगर इतना मटेरियल मिलेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना समय को देखे हुए गंवाए हुए हम लोग आगे चलते हैं टॉपिक पे, और आइए देखते हैं हम लोग कि देखिए सलीम अली को जानते होंगे आप लोग कि बहुत फेमस है, जिन्हें बर्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए सलीम अली को बर्ड मैन तथा कैलाश सांखल को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, कैलाश सांखल को टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है। क्यों टाइगर मैन के नाम से जाना जाता है? तो क्योंकि इनके सहयोग से ही ये जो 1973 में टाइगर। तो अब हम लोग देखते हैं, देखिए आगे देखिए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है जो कि जम्मू और कश्मीर में है। ठीक है, और ये कहाँ है? सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हिमिस है जो, और ये कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। अब देखिए जबकि सबसे प्रथम नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट है, ये कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है बच्चों। अब देखिए जिम कॉर्बेट, यानी कि जिम कॉर्बेट को ही पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। जी हाँ, जिम कॉर्बेट को ही पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। अब देखिए, अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है, कलेक्ट किया है, उसको आइए आप लोग ध्यान से देखिएगा, और इसमें से तो क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में रहता ही रहता है, एकदम क्लियर है। तो आइए पहले देखते हैं लोग, पारिस्थितिकी विज्ञान का पिता, यानी कि पारिस्थितिकी विज्ञान का पिता किसे कहते हैं? तो ये है ओडम महोदय को। ओडम महोदय को पारिस्थितिकी विज्ञान का पिता कहा जाता है। अब देखिए इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग, यानी कि इकोलॉजी शब्द का, यानी कि इकोसिस्टम जिसे कहते हैं, इकोलॉजी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया? तो अर्नेस्ट हैकल ने। और इकोसिस्टम यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र का प्रयोग किसने किया? तो ये है टांसले, यानी कि तंत्र का जब आ जाएगा प्रयोग तो तंत्र का प्रयोग में टांसले आप लोग कहिएगा। फिर एक गहन परिस्थितिकी यानी कि डीप इकोलॉजी की संकल्पना किसने दी थी? तो अर्नेस्ट नेस ने।
और फिर है हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने की थी? तो नॉर्मन मेयर ने। ये भी आप लोगों को हॉट स्पॉट बहुत सुनने में मिल रहा होगा। तो हॉट स्पॉट कहते किसे हैं इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो मैंने वैसा क्षेत्र जहाँ पे जैव विविधता की संख्या अधिक होती है, यानी कि जैव विविधता की संख्या मतलब कि वहाँ पर अधिक पादप यानी कि वनस्पतियाँ पाई जाती हैं और अधिक प्राणी भी पाए जाते हैं, तो उसे हम लोग हॉट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। तो ये कहाँ पे है? तो देखिए हॉट स्पॉट की संकल्पना किसने दी? नॉर्मन मेयर ने। और फिर जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया किसने किया था? वाल्टर जे रोजेन ने। कब किया था? 1986 में। फिर है ओजोन परत का सर्वप्रथम खोज किसने किया था? तो वो है चार्ल्स बाबी एवं हेनरी व्यूनस ने। इन्होंने ओजोन परत की खोज किया था। अब देखिए ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना है। ग्रीन हाउस आप लोग जानते होंगे ग्रीन हाउस किसे कहते हैं। खैर ज़्यादा हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। फिर है ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना ये किसने दिया था? तो जोसेफ फोरियर ने। फिर है बायोस्फीयर रिजर्व की संकल्पना किसने दी? तो एडवर्ड सुएस ने। फिर है बायोडाइवर्सिटी शब्द किसने दिया था? तो रेमंड एंड डॉसमैन ने। फिर है पारिस्थितिकी पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो वो है एल्टन महोदय। फिर है भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक, यानी कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र का जनक किसे कहा जाता है? तो वो है प्रोफेसर आर मिश्र, उनको कहा जाता है। फिर है यहाँ पे देखिए प्रमुख पर्यावरणीय दिवस, यानी कि किस दिन को क्या चीज़ मनाया जाता है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में रहता है। तो ये देखिएगा विश्व आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस, तो ये कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को ये मनाया जाता है। फिर है विश्व गौरैया दिवस, ये कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। जानते हैं कि गौरैया जो है ये इनके संख्या दिनों पर दिन समाप्त होती जा रही है, तो उनके संरक्षण के लिए ये विश्व गौरैया दिवस जो है 20 मार्च को ये बनाया गया है। फिर है विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च। फिर है विश्व जल दिवस 22 मार्च। फिर है विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च। फिर है जल संसाधन दिवस तो 10 अप्रैल। और फिर है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी दिवस, तो यह है 22 अप्रैल। ये सब काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग एकदम याद रखना है हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिवस को मैंने कलेक्ट किया है। और फिर देखिए जैव विविधता दिवस ये 22 मई। फिर है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून। फिर है विश्व भूगर्भ दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को। फिर है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। फिर है विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। विश्व शाकाहार दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को। यानी कि शाकाहार दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि पशु पक्षियों की रक्षा की जाए। और मैं भी आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग शाकाहार होइए और मांसाहार को त्यागिए और शाकाहार होइए। फिर है विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये कब है? 25 नवंबर को। विश्व ऊर्जा दिवस ये कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को सॉरी। फिर है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, तो ये भी 14 दिसंबर को ही मनाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इस वीडियो को समाप्त करते हैं। और बच्चों फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने बहुत जल्द आपके पास हाजिर होंगे। और इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और मैं आप लोगों से इतना बता देना चाहता हूँ कि आज भले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, लेकिन आगे चलकर मजबूर होकर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि इस चैनल पे इतना ना आप लोगों को मिलेगा मटेरियल कि आप लोग और कहीं भी नहीं मिल पाएगा। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ विदा लेते हैं। ओके।